नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चूँकि आज हम पबेड की औपचारिक रूप से शुरुआत करने वाले हैं, तो हम बेसिकली यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से हमारा ऑप्शनल कंप्लीट करेंगे और इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहे हैं तो भी लगभग वही सिलेबस है जो कि यूपीएससी का है, और अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर करना है तो भी यहाँ से कर सकते हैं। हम कुछ क्लासें डाल देते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझा दें किस प्रकार से क्या करना है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है। और इसके अलावा अगर मेरे से कोई भी डाउट हो पबेड से संबंधित या अन्य किसी भी ऑप्शनल या यूपीएससी से संबंधित, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो चूँकि यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, तो पहला पेपर लोक प्रशासन का हम यहाँ जिक्र करेंगे। तो लोक प्रशासन में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर प्रशासनिक सिद्धांत से, और इस प्रशासनिक सिद्धांत के पेपर में 12 यूनिट्स होते हैं, और 12 यूनिट्स में आज हम पहली यूनिट के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि सारा सिलेबस कॉन्फिडेंस हम कह देंगे कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया है। आज हम लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार, महत्व और अगर समय मिला तो विल्सन के दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करेंगे। लोक प्रशासन के प्रकार भी जानेंगे, लोक प्रशासन का महत्व, क्यों आया लोक प्रशासन, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लोक प्रशासन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि लोक प्रशासन की शुरुआत कब से हुई। वैसे तो लोक प्रशासन का अध्ययन 1887 से वुड्रो विल्सन ने किया था, जिसे फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। पर समझने की बात यह है कि जब से समाज चल रहा है तब से समाज में कुछ लोगों को प्रबंधन करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत थी, और वो सिस्टम लोक प्रशासन है। तो समाज जितना पुराना है उतना पुराना लोक प्रशासन है, पर इसका अध्ययन अभी 100 साल 125 साल ही हुए हैं। आज उस स्थिति पे लोक प्रशासन नहीं पहुंच पाया जिस स्थिति पे इसको पहुंचना चाहिए, पर निरंतर रूप से इसकी भूमिका बढ़ रही है। धीरे धीरे आप जब जैसे इस सब विषय को कवर करेंगे तो आपको ये जानने में मिलेगा कि कैसे आज ये विषय ग्रो कर रहा है। तो लोक प्रशासन एक्चुअली में पोल साइंस की सब ब्रांच कह सकते हैं। शासन और प्रशासन में अंतर यह है कि शासन का एक छोटा सा पार्ट है प्रशासन, और शासन में प्रमुखतः अस्थायी कार्यपालिका। अब हम बेसिक से क्लियर करते हैं कार्यपालिका क्या होती है। देखो, सरकार के 3 अंग, लोकतंत्र में 3 प्रमुख भाग होते हैं। मोंटेस्क्यू का सिद्धांत भी कहता है कि तीनों शक्तियों के बीच में प्रतिकरण होना चाहिए। तो वो तीनों शक्तियाँ कौन कौन सी है? एक होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और विधायिका में कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। विधायिका जो भी संसद के सदस्य हैं वो सारे विधायिका हैं, सारे विधायिका के सदस्य हैं, और कार्यपालिका के सदस्य वो हैं जो मंत्री परिषद में हैं। तो मंत्री परिषद में है प्लस जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी हैं, चाहे वो ए क्लास हो या 4th क्लास हो, सारे के सारे कार्यपालिका आती है। तो कार्यपालिका इस तरह से हम कह सकते हैं 2 प्रकार हो गए कार्यपालिका के। एक हो गया स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी जो कार्यपालिका है वो नेतागण होते हैं, वो दोनों के सदस्य होते हैं, विधायिका की भी और कार्यपालिका की भी। और इसी के साथ जो स्थायी कार्यपालिका होती है, जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो कार्यपालिका के स्थायी भाग होते हैं। तो लोक प्रशासन में प्रमुखतः हम कार्यपालिका के अध्ययन करते हैं, और कार्यपालिका में भी अगर हम और विस्तार से देखें तो अस्थायी कार्यपालिका का जिक्र हम ज़्यादातर करते हैं। प्रशासन शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द से निकला है, मिनिस्ट्रेशन, व्यवस्थापन, यानी लोगों की देखभाल करना। तो एक्चुअली में प्रबंधन जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारी क्षेत्र में भी हो। कोई कंपनी है प्राइवेट, उसका भी प्रबंधन करना जरूरी है, तो वहाँ भी लोक प्रशासन की जरूरत पड़ती है। तो लोक प्रशासन विषय निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में देखने को मिले, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो लोक प्रशासन के वैसे फादर वुड्रो विल्सन कहे जाते हैं, और 1887 में इन्होंने एक लेख लिखा था, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक इनकी किताब थी, द क्वार्टरली पॉलिटिकल साइंस। उस किताब में एक लेख था, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने ये जिक्र किया कि लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग करने की आवश्यकता है, और उसके बाद ही दोनों विषयों का अलग अलग अध्ययन होने लगा है। अब इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि सिलेबस में अर्थ है कि अर्थ क्या है। तो एक अनुशासन के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में, और सरकार के लिए पराय। अब सरकार के लिए पराय तो सीधी सी बात है कि हम कह रहे हैं कि अस्थायी कार्यपालिका होती है। अब स्थायी कार्यपालिका को ही हम लोक प्रशासन कह रहे हैं। अब स्थायी कार्यपालिका लोक प्रशासन है तो सरकार के लिए पराय हो गया। तो पहला एक प्रक्रिया, देखो सिस्टम में, प्रशासन में एक प्रक्रिया होती है, हायरार्की होती है, एक निश्चित नियम कानून होते हैं, और उन नियम कानूनों के अनुसार ही काम होता है। तो ये एक प्रक्रिया के रूप में भी है। और एक व्यवसाय और एक अनुशासन में अंतर क्या है? देखिए, अनुशासन
इसको अध्ययन होने लग गया है, और जैसे ही इसका अध्ययन होने लग गया तो इसके लिए नियम कानून सिद्धांत बने हैं। हम सिद्धांतों को आगे अध्ययन भी करेंगे। तो निश्चित रूप से जब सिद्धांत बन गए तो एक अनुशासन बन गया, एक विषय बन गया। और जब इसमें पेशेवर लोग आने लगे, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अधिकारी का बनना चाहते हैं, अगर आप अधिकारी या सरकार का अंग बनना चाहते हैं तो एक पैसे के रूप में भी इसका प्रयोग होने लग गया, यानी इसको एक लोग व्यवसाय के रूप में भी देखने लग गए। तो इस प्रकार से विभिन्न अर्थ निकल के आ रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इसके अन्य अर्थ भी समझ कर आए सामने आएंगे। अब एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो कई बार पीछे भी यूपीएससी ने पूछा है 1997-98 के आसपास, कि प्रशासन, प्रबंधन और संगठन तीनों में अंतर क्या है। और तीनों को कई बार लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में एक ही शब्द की तरह प्रयोग कर लेते हैं, जबकि तीनों में मूलतः अंतर है। तीनों में अंतर क्या है कि प्रशासन, प्रबंधन और संगठन। प्रशासन, संगठन और प्रबंधन। प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए निर्धारित कार्य है, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम। देखो, प्रशासन सबसे प्रमुख अधिकारी कार्मिक होते हैं, और प्रबंधन उसको कार्य करने वाला अधिकारी होता है। यानी प्रशासन अगर मैं कहना चाहूँ तो जो अस्थायी कार्यपालिका होगी वो होगी, यानी जो नीतियाँ बनाता है। तो नीतियाँ निर्माण करना किसका काम है? प्रशासन का। नीतियों को लागू करना किसका काम है? प्रबंधक का। और संगठन का काम है ऐसा स्थान जहाँ पर ये दोनों काम होते हैं, यानी जहाँ पर प्रबंधन प्रशासन के कार्य करता है वो संगठन होता है। हम इसको निजी क्षेत्र के उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे मुकेश अंबानी की कोई कंपनी है, टाटा जी की कोई कंपनी है, तो उस कंपनी में जो सबसे बड़ा अधिकारी सीईओ है, वो बेशक सीईओ पर प्रबंधक मैनेजर है, दूर मत जाइए, मैनेजर है, तो वो प्रबंधन है, उसको बॉस की माननी पड़ेगी। उसका बॉस कौन है? प्रशासन वाला, यानी अंबानी। तो अंबानी प्रशासन हो गया, उसका मैनेजर हो गया, सीईओ हो गया, ये प्रबंधक हो गए, और संगठन रिलायंस हो गया। तो ये तीनों में अंतर होता है। यानी प्रशासन का कार्य होता है नीतियाँ बनाना और आदेश थोपना, जबकि प्रबंधन का कार्य होता है संगठन में उपस्थित लोगों के माध्यम से जो प्रशासन ने कहा है उसको पूरा करवाना। यही काम अधिकारियों का होता है। जो सचिव तो आजकल नीति निर्माण में भी योगदान देने लगे, हम आगे अध्ययन करेंगे। सचिव वह स्थायी कार्यपालिका है, जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, वो नीतियाँ बनाते हैं और इस नीतियों को देते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिपार्टमेंट्स है वो नीतियों को लागू करवाते हैं, जैसे डीसी हो गया। तो डीसी प्रबंधन, और संगठन वो क्षेत्र, जैसे डीसी ऑफिस हो गया। अभी लोक प्रशासन में हम बेसिक्स को आज क्लियर करेंगे। लोक प्रशासन में लोक शब्द क्या है? बड़ा व्यापक शब्द है ये। प्रशासन हमने देख लिया, व्यवस्था है, लोगों को नियंत्रित करना। अब लोगों को नियंत्रित करेंगे तो कईयों के क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि क्या लोग सिर्फ सरकारी है, क्या लोग प्राइवेट है? इसके बारे में हम आपके दूर करेंगे डाउट्स। तो इस बारे में व्यापक अवधारणा दी थी रैनसन व स्टुअर्ट ने। रैनसन व स्टुअर्ट दो चिंतक थे लोक प्रशासन के। इसका राजनीति के रूप में, स्वामित्व के रूप में और लोक सेवा उत्तरदायित्व के रूप में, तीनों क्षेत्र में हम इसका व्यापक प्रयोग किया जा सकता है। राजनीति के रूप में देखो, जब लोगों के समूह है, देसी तरीके से मैं समझाना चाहूँ आपको, तो जब कई लोगों का समूह एक निश्चित कार्य के लिए लोगों का हित चाहे, यानी कुछ भी कार्य करके लोगों के हित के लिए कुछ भी कार्य करके कोई संगठन बने, तो वो लोक है। जैसे कोई सरकारी संस्था होगी, रेलवे है, तो ये लोगों का हित चाहती है, तो इकट्ठे होते हैं लोग, तो ये एक लोक है, लोक संस्था है। राजनीति में लोग इकट्ठे होते हैं जैसे पंचायती स्तर पर, तो ये राजनीति के क्षेत्र में लोक है। यानी एक निश्चित सामाजिक उद्देश्य के लिए जिसका हित लोक हित होना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए जब भी लोग इकट्ठा हो तो वो लोक है। यह लोक अकेला लोक या सरकारी से संबंधित नहीं है, प्राइवेट में भी हो सकता है, एनजीओ भी हो सकता है। चूँकि हम देखते हैं राजनीति के क्षेत्र में जब लोगों के समूह जुड़ते हैं, जैसे पंचायती राज में, तो वो राजनीति हो गया। स्वामित्व के क्षेत्र में जब जैसे कोई सरकारी संस्था है और उसमें कई लोगों की आय लगी हुई है, जैसे जनता का पैसा लगा हुआ है रेलवे में, तो रेलवे और पीएसयूज है जो, वो आपकी स्वामित्व के आधार पर लोक शब्द का प्रयोग करें, लोक संस्था कह सकते हैं। इसके अलावा जो लोक हित में कार्य कर रहे हैं, जैसे नागरिक समाज, नेटवर्क, निजी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अब क्वेश्चन उठता है कि निजी से नागरिक समाज अर्थात एनजीओ, हम आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे नागरिक समाज क्या क्या है। एनजीओ भी लोगों के हित के लिए कार्य करता है, तो जो भी हित के लिए कार्य करे वो निश्चित रूप से लोक है। तो एनजीओ, नेटवर्क, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के लिए आजकल एक कंसेप्ट सीएसआर की आई है, सोशल सीएसआर की कंसेप्ट आई, जिसको भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सीएसआर भी लोगों के हित के लिए कार्य कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो लोगों के लिए प्रयास करें, और जो भी लोगों के हित के लिए प्रयास करे वो निश्चित रूप से लोक शब्द में शामिल होगा। अब एनजीओज क्या होते हैं, इसको एक हम वृद्ध रूप से देखना चाहें तो एनजीओ सरकार व प्रशासन, देखो कड़ी होती है, सरकार आदेश देती है प्रशासन को और प्रशासन आदेश देता है जनता को। तो प्रशासन यानी नागरिक समाज क्या है, जो प्रशासन और जनता के बीच में काम करते हैं। नागरिक समाज ऐसे लोग हैं जो जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। इसके आगे भी सब कैटेगरीज है, जैसे एनजीओ, सबसे प्रमुख आज के समय में जो प्रचलित है वो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हित समूह, दबाव समूह, ट्रस्ट, ये सारे नागरिक समाज में आते हैं। उसके अलावा दूसरा हमने देखा था नागरिक समाज के बाद नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, कई संस्थाओं का जाल होता है जो लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं, वो नेटवर्क आ गए। निजी क्षेत्र भी मैंने आपको बताया CSR के माध्यम से दान होता है, जैसे रतन टाटा है, अपनी इनकम का 65% दान करते हैं, तो वो है तो निजी क्षेत्र पर वो लोगों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जो भी लोगों के हित के लिए कार्य करे उसके लिए लोक शब्द का प्रयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं, जैसे WHO है, WHO है, UNO है, ILO है, ये सारी हित के लिए कार्य करते हैं। तो लोक हित में कार्य करने वाले लोग या संस्था या संगठन ही लोग है। जैसे रतन टाटा एक लोग है, संस्था संगठन कुछ भी हो, लेकिन जो लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं वो लोक शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब लोक प्रशासन की परिभाषाएं हमारे सिलेबस में विद्यमान है। लोक प्रशासन की परिभाषाएं ये MA और BA के एग्जामिनेशन और खासतौर पर IGNOU में भी आपकी काम आएगी। परिभाषाएं सेफ्रिज व जेरसन ने लोक प्रशासन की परिभाषा दी है, अपने 2000 में एक पुस्तक लिखी थी, काफ़ी फेमस पुस्तक थी, इंट्रोड्यूसिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो राजनीतिक परिभाषा, यानी इसकी परिभाषा एक क्षेत्र में नहीं, विविध क्षेत्रों में दी जा सकती है, जैसे राजनीतिक में, विधिक में, प्रबंधकीय में, व्यावसायिक में। जो भी सरकार है उसका अमली जामा लोक शासन ही पहनाता है। सरकार राजनीतिक रूप में भी तो लोक प्रशासन का प्रयोग करती है। सरकार ने नीतियाँ बना दी, उसको लागू कौन करेगा? तो सरकार की नीतियों को लागू करना राजनीति सरकार, और लागू करना प्रशासक, तो लोक प्रशासन का काम है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1990 के पहले, LPG आने से पहले प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन करता था लोक प्रशासन, पर लोक प्रशासन 1990 के बाद अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है सरकार को। किस प्रकार? सरकार अभी सहायक के रूप में भूमिका निभा रही है। जैसे प्राइवेट संस्थाएं, मार्केट आ गया है, बाजारवाद आ गया है। अब बाजारवाद में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो उभर कर आ रही है, तो उनको नियंत्रण करने के लिए ज़रूरी है। उदाहरण के लिए अगर जियो, एयरटेल जैसी कंपनियां मनमर्जी के रेट कर दें तो इनको नियंत्रण करने के लिए एक संस्था की जरूरत होती है, तो वो लोक प्रशासन है। लोगों के हित में कार्यान्वित करना, लोगों को हित करना, लोगों के लिए सामूहिक काम करना, ऐसी नीति लागू करना, लागू कर तो नहीं सकते लेकिन लागू करवा सकते हैं, ठीक है। तो निजी क्षेत्र को नियंत्रित करती हो वह लोगों के हित में हो। विधिक रूप से देखो, देश का कानून क्या है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, देश का कानून कैसा है और देश का कानून क्या है, दोनों में अंतर है। देश का कानून क्या है ये बना सकता है विधायिका बना सकती है कि ये कानून ऐसा ऐसा है, हमारे कागजों में लिखा था, पर देश का कानून वास्तव में कैसा है, फील्ड में कैसा है, इसको लागू करने का अधिकार सिर्फ कार्यपालिका, यानी लोक प्रशासन ही ये लागू करवा सकता है। और उसको लागू कराने में, कोई कानून बना दिया उसको लागू तो यही कराएंगे। और राजा का सेवक, निश्चित रूप से अधिकारीगण होते हैं वो कार्यपालिका मंत्री के नीचे काम करते हैं, और मंत्री उसका सेवक कह सकते हो, मंत्री उसका, सॉरी माफ कीजिए, मंत्री का सेवक आप लोक प्रशासक को कह सकते हो। एक संसाधन छदम योजी 1980 के आसपास पबैड में एक क्वेश्चन आया था, संसाधन छदम योजी क्या है? तो भ्रष्टाचारी अधिकारीगण क्या होते हैं, अपने डिपार्टमेंट के लिए बजट ज़्यादा अलॉट कराना चाहते हैं और उस बजट के ज़्यादा अलोटेशन के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा रहती है, तो इसको, और ताकि वो अधिक से अधिक संसाधन प्रयोग कर सकें, भ्रष्टाचार कर सकें। प्रबंधकीय क्षेत्र में, प्रबंधन में भी इसका काम आता है। उदाहरण के लिए DC पूरी डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट करते हैं, तो लोग, तो सरकार प्रबंधन के संबंधित में जो भी कार्यक्रम करती है उसको पोस्ट गोर्ब, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पबैड में शब्द है, इसको आप ध्यान रखिए, ये कार्य करती है। और एक ये विशेषज्ञ होते हैं, विशेष काम जब कोई व्यक्ति बार बार करता है तो वह उस काम में निपुण हो जाता है, तो प्रबंधक में निपुण होते हैं, इसलिए एक्सपर्ट भी होते हैं, इसलिए उन्हें डिपार्टमेंट के उच्च पोस्ट पर भी भेजा जा सकता है, जैसे सचिव।
अब कला है कि विज्ञान, इसमें समस्या पैदा होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कला है या विज्ञान। अब देखिए कला और विज्ञान में अंतर क्या है। कला हम उस सब्जेक्ट को कहेंगे जो मूल्य पे निर्भर करता हो और जिसमें व्यक्ति से व्यक्ति नियम कानून बदलते हो, कोई पर्टिकुलर सिद्धांत सार्वभौमिकता न हो, तटस्थता न हो। जबकि विज्ञान हम उसको कहेंगे जो हर जगह समान हो, सार्वभौमिक हो और तटस्थ हो, यानी मूल्यों का प्रभाव न पड़े। जैसे न्यूटन का लॉ है। अब न्यूटन का लॉ चाहे मैं बताऊं चाहे कोई बताए, सेम बताएगा। लेकिन लोक प्रशासन है, एक डिस्ट्रिक्ट संभालने का तरीका है, वो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। नीति कानून लागू करवाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसलिए प्रबंधकीय विशेषता अलग अलग हो सकती है। इसलिए ये विज्ञान नहीं है, कला है। हम आगे पढ़ेंगे क्या है एक्चुअली में ये विज्ञान और कला का एक अच्छा सा मिश्रण है, वो आगे देखेंगे। मिकी माउस 1982 में रोनाल्ड रीगन यूएसए के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि जो अधिकारीगण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका भी क्वेश्चन आया था सर 2006 में आया था कि मिक्की माउस क्या है, तो लोग कुछ कुछ लिख के आगे थे। पर मिक्की माउस का अर्थ होता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो लोक प्रशासक होते हैं वो नीतियाँ कार्यान्वयन करने या कुछ कार्य करने, कुछ नया करने, कुछ सुधार करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वो कार्य करेंगे तो उन्हें जवाबदेही देनी पड़ेगी कि अगर कार्य गलत हो गया तो क्यों हुआ। इससे अच्छा वो कहते हैं कि अपनी नौकरी करो, और वो कार्य करते नहीं। अमेरिका की समस्या रोनाल्ड रीगन ने कही थी, उसके बाद उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लाए थे। अर्थात जब कोई अधिकारी कार्मिक अपने कार्य कर्तव्य उत्तरदायित्व से भागता है तो उस कंसेप्ट को मिक्की माउस कहा गया था बाय रोनाल्ड रीगन। अच्छा क्वेश्चन है, नेट में भी आ सकता है। उसके बाद व्यवसाय के रूप में देखो, व्यवसाय और पैसे में अंतर होता है। तो व्यवसाय नॉर्मल कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए जिस साधन का प्रयोग करे, लोक प्रशासन में 1 क्लास से लेकर 4th क्लास तक के कर्मचारी अधिकारी होते हैं, अब वो सारे के सारे अपने जीविका के लिए इस साधन का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये व्यवसाय होगा। लेकिन पैसा योग्य ही व्यक्ति कर सकते हैं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, ये व्यक्ति अपने क्षेत्र में निपुण है तो ये निश्चित रूप से एक पैसे में, और पैसे वाले को आप A क्लास या B क्लास तक सीमित रख सकते हैं और व्यवसाय सारे कर सकते हैं। तो व्यवसाय भी कर सकते हैं, इसलिए लोक प्रशासन को हम व्यवसाय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, एक पैसे के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अध्ययन का क्षेत्र 1967, 68, 70, 80 के दशक में काफ़ी अध्ययन होने लगे, खासतौर पर अमेरिका में। अगर एक देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोक प्रशासन प्रचलित हुआ, अध्ययन हुआ, जिसने पूरे विश्व में पहचान बनवाई, तो वो अमेरिका है। अध्ययन के क्षेत्र में आजकल इसके भारत के में भी हम जैसे तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आगे इसमें आप पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टरेट हो सकता है, और निबंध लेखन। एक डीसी को, एक डीएम को अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोज 139 निबंध लिखने पड़ते हैं, यानी लेखन शैली कम से कम एक प्रशासक की बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए जो लोक सेवा है की परीक्षाएं होती है उसमें निबंध की इतनी वैल्यू होती है, क्योंकि आगे भी उसको फील्ड में जाके भी इसके बारे में लिखना होता है। तो हम परिभाषित कर चुके हैं कि लोक प्रशासन की कैसे कैसे परिभाषाएं लिखें। इन 4 पिलर्स के आधार पर आप परिभाषाएं लिख सकते हो। ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ये फिर देखेंगे। अब लोक प्रशासन के बाद एक नया शब्द आता है लोक शासन, यानी लोगों के हित में संचालित शासन। ये 3 तत्वों पर प्रमुखता निर्भर करता है कि यानी लोगों के द्वारा शासन, यानी जनता ने जिसको चुना है वही शासित हो। अर्थात जो कर्मचारी अधिकारी है वो किसके आधार पे निर्णय ले, वो निर्णय ले मंत्री के आधार पे। ये इसका प्रमुख एक तत्व है। और लोगों को संविधान पे विश्वास होना चाहिए और उनके द्वारा स्वीकार्य होना चाहिए, और निर्धारित निर्भर रूप से समय समय अनुसार उसमें बदलाव भी होना चाहिए, और समाज के कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ये 3 तत्व होते हैं लोगों के शासन के। यानी जब लोकतंत्र तभी सुरक्षित हो सकता है जब इन तीनों तत्वों का मिश्रण मिलेगा। प्रशासन की भूमिका देखो, आज के समय में और परंपरागत समय प्रशासन की भूमिका में बदलाव आ रहा है। ये यूपीएससी के सिलेबस में विद्यमान है शब्द भूमिका। तो पहले सरकार के कार्य सीमित थे, अब कार्य बढ़ गए। हाँ, प्रशासन में कमी आई है। अभी सरकार की जो विचारधारा है वो ये है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हम आगे देखेंगे, अध्ययन करेंगे तब ये क्या कंसेप्ट है। पर
कर्मचारियों की, अधिकारियों की संख्या निश्चित रूप से कम हुई है, क्योंकि सरकार ने निजी क्षेत्र की तरफ अपना पैर बढ़ा लिए हैं। भारत आज़ाद हुआ तो भारत की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि भारत सामाजिकवाद की तरफ था, और भारत में अधिकतर क्षेत्र 1990 तक उत्पादन होता था वो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा होता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1996-97 के आसपास भारत में एक भी ब्रेड की फैक्ट्री नहीं थी प्राइवेट, सरकारी सेक्टर में ब्रेड बनता था। और आज देखिए एक भी कंपनी सरकारी नहीं है जो ब्रेड बनाती है। हर क्षेत्र में आज FDI सरकार दे रही है। तो निश्चित रूप से सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो भूमिका दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है, यानी सहायक की भूमिका बढ़ती जा रही है। पहले नियंत्रक की भूमिका होती थी। सबसे पहले आया था NPA, वो हम कभी आगे अध्ययन करेंगे, जो आएगा तो NPA क्या था। परंपरागत रूप से सरकार का जो कार्य होता था, लोक प्रशासन का वो काम होता था सरकार के कार्यों को संभव बनाना। जैसे सरकार ने नीति बना दी, उस नीति को फॉलो करवाना, उस नीति को लागू करवाना, ये कार्य। उसके अलावा नीति कार्यान्वयन जैसे हम देख चुके हैं, और पूरक नीति बनाना। कई बार क्या होता है, लोकसभा के पास या विधानसभा के पास समय का अभाव होता है, उस वजह से वो कुछ नियम कानून का ढांचा बना के उस ढांचे को कार्यपालिका जो कि अपनी स्थायी कार्यपालिका है उसके लिए छोड़ देती है, और वो नियम कानून बनाती है। तो पूरक नीति बनाने का भी कार्य है। और प्रशासनिक सुधार करना, कोई भी सिस्टम में अगर गलतियां हैं, सिस्टम में अगर कमजोरी है, तो उसको सुधार करने का कार्य भी इसके द्वारा होता है। समकालीन जो भूमिका है, यानी आज के समय में जो भूमिका है, वो उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया है। PC पीटर और PJ पेरर ने इससे संबंधित अवधारणा दी है कि देश का कानून क्या है, ये कौन निर्धारित करता है। आज का लोक प्रशासन करता है। 1950 का भूमि सुधार था। अब 1950 के भूमि सुधार में सरकार ने तो बहुत जोर लगा लिया, 9वीं सूची में भी डाल दिया, न्यायालय से भी बच गए, कभी इस पर डिस्कस करेंगे। तो पर प्रभावी रूप से कार्यान्वयन नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि प्रशासन में समस्या थी। तो जब तक प्रशासक सही नहीं होंगे, प्रशासक उचित रूप से कार्य नहीं करेंगे, तब तक देश का कानून क्या है ये समझ नहीं हो पाएगा। सरकार की छवि, आज कोई भी अधिकारी, उदाहरण के लिए पीछे त्रिपुरा में एक DM साहब ने जो तांडव रचाया था शादी के प्रोग्राम में लॉकडाउन के समय में, तो उससे सरकार की छवि खराब हो रही थी। सरकार की छवि खराब हो रही थी, इसलिए सरकार ने सस्पेंड का आग्रह किया। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार की छवि, प्रशासन कैसा है, उसके माध्यम से पता चलता है। क्योंकि सरकार तो ग्राउंड पे आ नहीं सकती, मंत्री नेता तो आ नहीं सकता, भारत सरकार तो आ नहीं सकती, आते कौन है? प्रशासक। प्रशासक सरकार की छवि निर्धारित करते हैं। आज के समय में भी भूमिका है। और कौन क्या प्राप्त करेगा, कोई भी सरकारी योजना चला दी, उदाहरण के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अब ये सरकार ने चला तो दी, पर जब तक अधिकारी गण ये निर्धारित नहीं करेंगे कि किस किस व्यक्ति को अनाज मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार किस लेवल पर होगा, उसके जानकारों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तब तक सरकार की नीति प्रभावित रूप से कार्यान्वित नहीं हो सकती। तो इसको कार्यान्वयन करने किसको, कौन किस समाज का कौन सा वर्ग क्या प्राप्त करेगा, ये भी कहीं ना कहीं प्रशासक आज के समय में निर्धारित करते हैं, लोक प्रशासन ये निर्धारित करता है। तो प्रशासन की भूमिका काफ़ी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। जो हमने परंपरागत भूमिकाएं पढ़ी है तो वो तो है ही, उसके बाद समकालीन भूमिकाएं भी प्रशासन में जुड़ गई है। अब एक बड़ी ही विचलित कंसेप्ट है विकसित व विकासशील देशों में प्रशासन की भूमिका। पहले तो विकसित और विकासशील देशों में मैं अंतर समझा देता हूँ आपको। विकसित देश वो देश होते हैं जिनकी GDP काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे उत्तरी ध्रुव के जो देश हैं, अमेरिका, मैक्सिमम यूरोप, और उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका, एशिया के जापान देश, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ये देश विकसित है। क्योंकि एक ये देश अधिकतर अपनी GDP किस में निर्भर करते हैं? तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक 3 क्षेत्र होते हैं, उसमें तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, वो देश विकसित देश होते हैं। अगर कोई भी तकनीकी शब्द समझ ना आए तो कृपया कमेंट कर दीजिए, मैं उस शब्द को वहाँ समझा दूँगा, या व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के समय में विश्व को 2 भागों में बांट दिया गया है, विकसित व विकासशील। विकसित जो कि उत्तरी भाग में है इसलिए उत्तरी विश्व कहा जाता है, और विकासशील जो देश थोड़े पिछड़े हैं उपनिवेशवाद से, जिन्होंने थोड़े समय पहले छुटकारा पाया है और जो उस दर से अभी वृद्धि नहीं कर रहे हैं, उनको विकासशील देश कहते हैं। अब प्रशासन विकसित में और विकासशील में इसकी क्या क्या भूमिका है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो प्रशासन, लोक प्रशासन निश्चित रूप से समृद्ध स्थिति में है विकसित देशों में। उनकी राजनीतिक संस्थाओं का उच्च विकसित स्वरूप, लोक कल्याणकारी राज्य,
लोक प्रशासन का कार्यकुशल व उत्तरदायी होना, और लोक प्रशासन की कुछ भूमिकाएं होती है वहाँ विशेषज्ञ, तकनीशियन, प्रबंधकर्ता और मात्रात्मक एवं सीमित भूमिका। देखो जो विकसित देश है वहाँ के लोग जागरूक हैं, और लोग जागरूक हैं तो प्रशासक को वहाँ समस्याएं ज़्यादा नहीं आती है, और वो विशेषज्ञ के रूप में प्रबंध करता है, समस्याओं को समाधान करता है। लेकिन विकासशील देश जैसे कि भारत में समस्याएं हैं कि हमारी विशेषता एक तो ये कि हम कृषि आधारित हैं, पिछड़ा औद्योगिक स्वरूप है, तो लोग उतने जागरूक नहीं हैं। इसलिए प्रशासन ने बहुत बार देखा होगा नेता के रूप में काम करते हैं, और उसे कई बार सेवक के रूप में भी काम करना पड़ता है, मित्र के रूप में भी, मार्गदर्शक के रूप में भी। गुणात्मक एवं विस्तृत भूमिका यहाँ है। तो सबसे ज़्यादा भूमिका कहाँ है? विकासशील देशों में। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विकसित व विकासशील देशों में प्रशासक लोक प्रशासन की सबसे अधिक भूमिका कहाँ है? विकासशील देश में। जबकि सबसे ज़्यादा अध्ययन कहाँ हो रहा है इसका? विकसित देशों में, खासकर अमेरिका में। निश्चित रूप से उन लोगों को न केवल, अब बाजारवाद आ गया है, बाजारवाद के बाद जो गरीब शोषित वर्ग है उसके सामने समस्याएं हैं, क्योंकि आय की असमानता बढ़ती जा रही है। तो इस आय की असमानता को नियंत्रित कौन करेगा? लोक प्रशासन। नियंत्रित तो नहीं कर सकता, पर सहायता करेगा नीचे वाले को ऊंचा उठाने में लोक प्रशासन। अगर सब कुछ निजीवाद कर दिया जाए तो वो तो अपने हित के लिए सोचेंगे, समाज में पिछड़े दबे वर्ग के लिए नहीं सोचेंगे। इसलिए निजी क्षेत्र उतना अच्छा नहीं है विकासशील देशों के लिए जितना विकसित देशों के लिए। इसलिए विकासशील देश अधिकतर आपने देखा होगा बचने की कोशिश करते हैं प्राइवेटाइजेशन से। तो एक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अगर जब आप पॉइंट लिख रहे हो तो इसका प्रयोग कर सकते हो। अब प्रशासन, लोक प्रशासन कितने प्रकार का हो सकता है, इसके बारे में विभिन्न चिंतकों के मध्य विभेद है। कई कहते हैं कि लोक प्रशासन दो भागों में बांटा जा सकता है, निजी प्रशासन व लोक प्रशासन। कई कहते हैं ये अलग अलग है, जबकि कई कहते हैं लोक प्रशासन की ब्रांच है। तो हम देखते हैं कौन कौन से विशेषज्ञों ने कहा। सीधी सी बात है, लोक प्रशासन का अर्थ है ऐसा प्रशासन, जनता का प्रशासन, जनता के हित को चाहने वाला प्रशासन, यानी ऐसा प्रशासन जिसका उद्देश्य लोगों के हित में होता है। जबकि निजी प्रशासन का अर्थ निजी हित के लिए होता है, और इसका संचालन सरकार द्वारा नहीं, कोई निजी संस्था द्वारा होता है। अब कईयों ने कहा इसके अंदर, कई चिंतकों ने कहा इसके अंदर कोई अंतर नहीं है, कईयों ने कहा अंतर है। तो कोई अंतर नहीं है ऐसे विद्वानों की अगर मैं बात करूँ तो फ्योल, आगे हम अध्ययन करेंगे, फ्योल, मैरी फॉलेट, उर्विक, मुन्ने, रिले। और अंतर है ये कहा है हर्बर्ट साइमन, एप्पलवी और सर जोशिया, ये कहते हैं अंतर है। अब किस प्रकार से दोनों में अंतर है, किस प्रकार से संबंध है, वो हम अध्ययन करते हैं। देखो दोनों संगठन हो, चाहे यानी लोक प्रशासन को आप लेके चल सकते हो एक सरकारी संगठन, और निजी प्रशासन को लेकर चल सकते हो आप निजी संगठन। उदाहरण के लिए टाटा की कंपनी है और एक डीसी ऑफिस है, दोनों में क्या क्या संबंध है? दोनों की संगठनात्मक आवश्यकताएं समान रहती है। जैसे संगठन में क्या होता है, मानवीय तत्व और भौतिक साधनों का प्रयोग होता है, दोनों में जरूरी है, कर्मचारी दोनों में जरूरी है। अगर संगठन कमजोर होगा तो निश्चित रूप से दोनों का प्रशासन भी कमजोर होगा। दोनों में कार्मिकों के जो चयन की प्रक्रिया, प्रशिक्षण और जो भर्ती का तरीका है, योग्यता निर्धारण है, टेस्ट प्रक्रिया है, वो हो सकता है अलग अलग हो, पर होती जरूर है। और तकनीकी, कार्यात्मक, प्रबंध की तकनीकी, पोस्ट कोर दोनों में देखने को मिलती है। हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे आगे स्पेशली पोस्ट कोर क्या है। उत्तरदायित्व, अधिकारियों का उत्तरदायित्व होता है, उच्च अधीन संबंध वहाँ भी पाया जा सकता है। एक मैनेजर से आप प्राइवेट सेक्टर में उतने सर कह के एक अनौपचारिकता रूप से बात करेंगे, औपचारिक रूप से बात करेंगे, ऐसा ही आप यहाँ देखने को मिलता है लोक प्रशासन में, लोक सरकारी क्षेत्र में। जनसंपर्क, दोनों के बीच में जनसंपर्क होता है, पर अंतर है दोनों में कि निजी प्रशासन में जब लोक संपर्क होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है कि वो अपने उत्पाद का प्रचार करना चाहते हैं, जबकि लोक प्रशासन में सरकार की नीतियों को लोगों तक बढ़ाना चाहते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। असमानता भी दोनों में। हर्बर्ट साइमन ने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है कि लोक है वो राजनीतिक प्रकृति का होता है, और ये गैर राजनीतिक। राजनीतिक बोले तो इस पर चूँकि बॉस इसका कौन है, मंत्री है, तो मंत्री के प्रभाव में कार्य करना पड़ता है लोक प्रशासन को, जबकि निजी में ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए वो खुले प्रकार से कार्य कर सकते हैं। नौकरशाही, तो नौकरशाही बोले तो हम नौकरशाही को भी आगे से अध्ययन करेंगे, मैक्स वेबर की कंसेप्ट आएगी उसमें नौकरशाही देखेंगे। तो इसमें नौकरशाही होती है, इसमें व्यवसायिक कार्मिक होते हैं। लाल फीताशाही, लाल फीताशाही क्या होती है, मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। पुराने समय में, आधुनिक समय में, मैं भी एक ऑफिस में कार्यरत हूँ, वहाँ भी जो फाइलें हैं वो एक लाल फीते से बंधी रहती है, और इस लाल फीते से बंधने की वजह, इसको एक सूचक के रूप में प्रयोग किया गया है। जो फाइलें हैं वो ऊपर से ऊपर जाते वक्त काफ़ी समय लगता है, उसमें काफ़ी देरियाँ होती हैं, तो उस देरी की वजह से एक सूचक के रूप में जो लाल फीता है
उसके लिए लाल फीता शाही प्रयोग किया, क्योंकि वो लाल फीते में बंदी ही पड़ी रहती है, काम नहीं होता उसमें, इसलिए लाल फीता शाही सूत्र का प्रयोग हुआ। तो ये लोक प्रशासन में होता है, निजी में तो ऐसा नहीं है। अगर बॉस ने कह दिया काम करना है तो करना है, वहाँ अनौपचारिक औपचारिकताएँ बहुत होती है। सर जोशिया ने भी इसके बारे में कुछ लिखा है। सर जोशिया के अनुसार एक रूपता का सिद्धांत देखने को मिलता है लोक प्रशासन में। एक रूपता का मैं आपको समझाना चाहूँ तो पूरे भारत में, और खासतौर पर आप एक स्टेट का उदाहरण लीजिए, उदाहरण के लिए हरियाणा में, अगर एक डिपार्टमेंट में कुछ नियम है तो वो निश्चित रूप से दूसरे डिपार्टमेंट में मिलेंगे, तीसरे में भी मिलेंगे। कार्मिका का जो भर्ती होती है, चयन होती है, उसमें समरूपता मिलेगी, योग्यता में समरूपता मिलेगी, एक रूपता मिलेगी। यानी जबकि हर एक कंपनी में अलग अलग हो सकता है, मैनेजमेंट का तरीका अलग हो सकता है, उसका बॉस को रिपोर्ट करने का तरीका अलग होता है, प्राइवेट में अलग अलग है, एक रूपता नहीं दिखाई देती, जबकि सरकारी सेक्टर में ये है। बाह्य वित्तीय नियंत्रण, इसका बजट पास कौन करता है? संसद। इसका बजट पास कौन करता है भाई? यानी डिपार्टमेंट के पास वित्तीय नियंत्रण नहीं होता, वहाँ वित्तीय नियंत्रण होता है। सीमांत लाभ का सिद्धांत, सीमांत लाभ का अर्थ होता है ये लाभ के लिए कार्य नहीं करते, जबकि निश्चित रूप से लाभ का कार्य करते हैं। ये मिनिस्टर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, होते तो ये भी बॉस के, पर मिनिस्टर के प्रति नहीं होते। अब पॉल एच एप्पलवी की संस्थाओं के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। 1949-50-51 के आसपास इनकी संस्था आई थी, जिसने लोक प्रशासन में सुधार के लिए व्यापक प्रयास किए, अपनी अनुशंसाएं रखी थी सरकार के सामने। तो इसने कहा क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत व्यापक क्षेत्र है, बहुत काम है सरकारी क्षेत्र में, जबकि प्राइवेट सेक्टर में एक व्यक्ति है, 9 से 5 अपना काम करके घर जाओ। जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता को जवाब देना पड़ता है, और राजनीतिक चरित्र, ये तीनों बातें इसको अलग करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम आज इतना ही अध्ययन करेंगे। थोड़ा अभी पीडीएफ के लिए खेद है, क्योंकि संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे। जैसे ही उपलब्ध होंगे हम ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के माध्यम से आपको अध्ययन कराने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करें, और कुछ कमी हो तो हमें सजेशन दें। और निश्चित रूप से आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, और किसी भी प्रकार का यूपीएससी रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, खास तौर पर ऑप्शन को लेकर, तो आप हमें नीचे मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में लिख सकते हैं। धन्यवाद।